विका फाइनल हिंदी माध्यम के छात्रों, अब देखिए जैसी जैसी आपकी परीक्षाओं की तारीखें पास आएगी, कभी भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डिक्लेयर कर देगा। अब मैं मेरे जो ऑनलाइन टीचिंग मोड या वीडियो लेक्चर्स का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा हल्का सा मोल्डेड करूँगा। आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड के ऊपर में हम आते हुए अपनी वीडियो बनाएंगे, इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को गौर से देखिए, आपके एग्जामिनेशन पर्पस के हिसाब से भी देखिए, नॉलेज पर्पस के हिसाब से भी देखिए। जैसा कि आज का वीडियो आपके इनकम टैक्स के यूनिट 4 से ही रिलेटेड है। यूनिट 4 के अंदर में 2 प्रकार के आपको चैप्टर्स है। एक है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U और दूसरा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स के हिसाब से मैंने काफ़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस के वीडियो दिए हैं और आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर में अच्छा खासा सफिशिएंट मटेरियल भी दिया। मुद्दे की बात यह है कि आपकी जो एग्जामिनेशन होगी वो एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की होगी, ट्रू एंड फॉल्स टाइप की होगी। इसीलिए अब ये तो दिमाग से हल्का सा निकाल लो, पूरा नहीं, कि आपको कोई 16 मार्क का या 8 मार्क का बड़ा प्रॉब्लम आएगा और आपको उसको सॉल्यूशन करनी है, ऐसा तो नहीं आएगा। लेकिन यदि आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशंस करते नहीं आते हैं तो ये बात भी उतनी ठीक है कि जो क्वेश्चंस आपको आएंगे उसके आंसर्स आपको ढूंढने में या सिलेक्ट करने में हल्की सी दिक्कत जा सकती है। इसीलिए आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की पूरी प्रोसेस तो याद रहनी चाहिए। जैसे वो बोल सकता है कि भी इंटरेस्ट रिसीव 36,000 ऑफ टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटी, सो व्हाट वुड बी द टोटल इंटरेस्ट। अब जब आप चूँकि बना रहे हो हमेशा, तो आपको पता है कि भी कमर्शियल सिक्योरिटी है, टैक्स फ्री वर्ड आया है, इसलिए इसको ग्रास अप करना पड़ेगा। तो 36,000 को आप 90 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40,000 आंसर आएगा। वही आंसर्स जो आप अल्टरनेटिव दिए रहेगा 4, उसमें से रहेगा। सेम उसी यूनिट में ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U एक बहुत बड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन, और ये आपके लिए वरदान होगा, क्योंकि यदि इसमें क्वेश्चंस आएंगे तो बड़े सिंपल क्वेश्चन आएंगे, जैसे व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। धारा 80C के अंतर्गत डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट क्या है। बट उसके पहले आपको ये समझना होगा कि डिडक्शन है एक्चुअल में। इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम 2 प्रकार की होती है। एक होती है ग्रॉस इनकम और एक होती है टैक्सेबल इनकम। इनकम टैक्स जिसे हम कहते हैं, यह इनकम टैक्स टैक्सेबल इनकम के बेस पर लगता है, न कि ग्रॉस इनकम। फिर क्वेश्चन में अराइज सर कि इसका मतलब ग्रॉस इनकम भी है, टैक्सेबल इनकम है। अभी आपने कहा कि इनकम टैक्स टैक्सेबल इनकम पर लगेगा, तो ग्रॉस इनकम होती क्या है? ग्रॉस इनकम का मतलब होता है ये आपकी टोटल इनकम। फॉर एग्जांपल यदि टोटल इनकम आपकी 10 लाख है तो पूरे के पूरे 10 लाख के ऊपर में टैक्स लगेगा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है नहीं, बल्कि लगेगा ही नहीं, क्योंकि जनरली कोई आदमी पैसा कमाता है तो पूरा खर्चा करता है क्या? कुछ ना कुछ तो बचत करती है। खास करके जो सैलरी वाले आदमी जो होते हैं, सर्विस वाले आदमी होते हैं, उनकी तनख्वाह में का कुछ भाग या तो वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में जाकर LIC की पॉलिसी निकाल लेते हैं, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड, इसके अंदर में पैसा जमा करते हैं। कुछ लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग मकान बनाने के लिए कर्जा लेते हैं तो उसका लोन अदा करते हैं। कुछ लोग 5 साल, 6 साल, 10 साल के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में फिक्स डिपॉजिट जमा कर देते हैं। कुछ लोग पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक स्कीम के अंतर्गत पैसा जमा करते हैं। कुछ लोग पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट ले लेते हैं। अभी की नई गवर्नमेंट ने जब आपके यहाँ यदि बच्ची है तो सुकन्या समृद्धि निधि इस प्रकार के फंड बनाए हैं। नाबार्ड का फंड है। तात्पर्य ये है कि कोई भी व्यक्ति जो इनकम कमाता है, मान लो उसने 1 साल में 10 लाख कमाया, तो पूरा का पूरा खर्चा नहीं करता है। जो दूरदर्शी आदमी है वो अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ पैसा बचा के रखता है, और वो भी बचाकर ऐसी जगह रखता है जहाँ उसका पैसा थोड़ा सा बढ़े। मान लो उसने यदि ये ग्रॉस इनकम 10 लाख में से यदि 3 लाख रुपए, एक उदाहरण के बता रहा हूँ कि उसने 3 लाख रुपए
कहीं जमा करके रखा है, तो 10 में से 3 लाख रुपए जाने के बाद उसकी इनकम हो जाएगी 7 लाख रुपए। ये 10 में से 3 लाख यदि उसने अलग अलग जगह पर जमा किया, कमा रहा है, खर्चा भी करेगा, खर्चा करने के बाद में जो 7 लाख बचेंगे, टैक्स लगता है 7 लाख, राइट। यानी 10 लाख की टोटल इनकम, उसमें से माइनर डिडक्शन। अब ये जो डिडक्शन अलाउड होता है, ये सब धारा 80C to 80U, 80C to 80U के अंतर्गत ये डिडक्शन मिलते हैं। आप बोलेंगे सर उसकी 10 लाख की इनकम है, वर्ड मैंने इस्तेमाल क्या किया हूँ कि सेविंग होनी चाहिए, बचत होनी चाहिए। आप बोलेंगे सर ये होम लोन को अदा कर रहा, बचत का कुछ जगह पर होम लोन खुद के रहने के लिए मकान नहीं था, मकान बनाया, कर्जा लिया, उस पर ब्याज लौटा रहा है ना, इसीलिए इनकम टैक्स में उसको फैसिलिटी दी। लेकिन म्यूचुअल फंड खरीदेगा तो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, बचत है भविष्य के लिए। अब तुम कहीं पर भी पैसा तुम तो साहूकार को दे दोगे, क्योंकि साहूकार ब्याज ज़्यादा देता है ना, लेकिन साहूकार को दिया गया पैसा और वो डिपॉजिट वो इनकम टैक्स के हिसाब से इलीगल है। तो कानून के दायरे में जो बचत हो सकती है, फिक्स डिपॉजिट, सारे फिक्स डिपॉजिट आपको डिडक्शन अलाउ नहीं है। अब सर मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 50,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट रखा, इनकम टैक्स पूछे कितने साल के लिए, आप बोलोगे 3 साल के लिए रखा, डिडक्शन के लिए अलाउ नहीं है। आपका फिक्स डिपॉजिट कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, राइट। तो ऐसे कम से कम ये आप यू गो थ्रू द इंटरनेट एंड गूगल, करीब करीब 19 ट्रांजेक्शन है जहाँ पर आप पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात ये है, अभी मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ, बाद में इधर आता हूँ। डिडक्शन का मतलब है कुल ग्रॉस इनकम में से 80C और U के अंतर्गत जिसको मान्यता प्राप्त है, ऐसे डिडक्शन घटाने की फैसिलिटी है। घटाने के बाद जो इनकम बचेगी, मान लो 10 में से 3 गए तो बचे कितने, 7 लाख, टैक्स लगेगा इस पर। तो जो ये टॉपिक है यूनिट 4 का, वो यही बोल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको टोटल 3 लाख रुपया बताया, ऐसा 3 लाख नहीं है, वो बहुत बड़ी रकम हो सकती है, बशर्ते आपकी उतनी इनकम हो और आपने उतने जगह पर पैसा जमा किया हो। तो अब मुद्दे की बात है कि ये डिडक्शन यहाँ पर 10 में से 3 मिलेंगे कि 4 मिलेंगे कि 6 मिलेंगे कि 8 मिलेंगे, उसके लिए अलग अलग धाराएँ हैं और हर धाराओं में कितना कितना डिडक्शन मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग तो इतने शायने, वो बोले ऐसा है कि सर 10 लाख में से डिडक्शन घटाने के बाद जो बचता उस पर टैक्स लगता है क्या? ओ हो, फिर तो ऐसा है मैं पूरे सर 10 लाख के 10 लाख यहाँ पर बचत दिखा देता हूँ। तो इनकम टैक्स वाले सरकार पागल नहीं है, वो बोली ठीक है भैया तूने कमाया कितने, सर 10 लाख रुपए, बचत कितनी क्या 10 लाख रुपए, तो तेरी इनकम 0, मेरे से टैक्स मत लो, हाथ हिलाती खुशी मनाएगा। गवर्नमेंट बोलेगी तूने साल भर खाया क्या? अरे भैया ये 10 लाख रुपए खाया तो अनाज पानी इसी पैसे में से लिया ना, बाल बच्चों की पढ़ाई इसी में से हुई ना, कपड़े लत्ते इसी में से लिया ना, मेहमान आए तो उनका नाश्ता पानी इसी में से हुआ ना, बीच में बीमार हुआ तो दवाई दारू सब इसी में से आई कि नहीं आई, लड़के मोबाइल मांग रहे, घरवाली चिल्ला रही है, पिक्चर देखने जा रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहे? हाँ सर ये तो बात बरोबर है, जब इतने पैसे खर्चा किया तो तूने पूरे 10 लाख बचत किया क्या? ओ नहीं सॉरी, हाँ इसका मतलब जो बचत किया वो तेरे पास से खर्चा नहीं हुए, सिर्फ तेरी जेब से गए हैं लेकिन कहीं और जमा है। लेकिन तूने अम्यूजिंग पार्क में गया, डी मार्ट में पैसा उड़ा दिया, बाजार गांव जाकर के शहर करके आ गया, नागपुर के चिड़ियाघर देख के आ गया, मॉल सिनेमा देख के आया, कई चीज़ें हो सकती है, यूट्यूब देख करके पैसा उड़ा दिया, सट्टे जुए में खा गया, बात समझ में आई ना? तो बेटा वो हर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब समझ गए, पूरी इनकम भी माइनस नहीं हो सकती। तो फिर गवर्नमेंट पागल नहीं है, यदि तुमको यहाँ पर सेलिंग नहीं लाएगी तो ऐसे भी लोग हैं वो बोलते हाँ सर हमने पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तू तो खाया क्या? तो सर साल भर में मेहमान बन के दूसरों के यहाँ गया, बीवी बच्चे ससुराल में भेज दिया था, अरे तो तूने कुछ तो खाया होगा, दवाई वगैरह कुछ नहीं, जहाँ हम जाते थे वही बीमार होते थे, वही खर्चा करते था, ऐसा नहीं होता। बात समझ में आ गई? अब यहाँ मैं आपको बताऊँगा ये जो डिडक्शन है, यही डिडक्शन 80C से 80U तक का है। अब ये कौन सा है, ये आपके सिलेबस में है और वही आपको क्वेश्चन आएंगे
80C के अंतर्गत कितना पैसा डिडक्शन अलाउड है, 80DD किस चीज़ के लिए है, 80DD भी काय के लिए है, 80E किस लिए है। कोशिश करूँगा मैं आज के वीडियो लेक्चर्स में कम से कम उसका 70% पोर्शन पूरा। तो चलाइए 80C टू 80U पहला डिडक्शन मिलता है 80C का। इस 80C में वो आदमी जिसकी इनकम है अच्छी खासी, ये 10 लाख टोकन है, बता दे रहा हूँ मैं, इनकम कितनी भी हो सकती है, 5 लाख 2 लाख, भैया जिसकी जितनी इनकम है उतनी, और जितनी इनकम है उसके हिसाब से बचत करेगा। अब यहाँ सिर्फ देख रहा है कि डिडक्शन मिलेगा कितना। तो यदि आपने LIC, PR, म्यूचुअल फंड, इनकम लोन, 5 साल का डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस, NSC, सुकन्या समृद्धि निधि, नाबार्ड एटसेट्रा एटसेट्रा में पैसे लगाया है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है कि 1,50,000 रुपये तक का डिडक्शन यहाँ पर आपको अलाउड होगा, उससे ज़्यादा नहीं। सर मेरे पास में इनकम बहुत सारी थी, मैंने 4 लाख रुपए इसमें लगा दिया, आपकी खुशी, आप 4 नहीं 6 लगाओ, लेकिन गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी केवल 1,50,000। सर मैंने 1 लाख रुपए ही डिपॉजिट किया है, तो यहाँ पर रूल बेटा ख्याल रखिए, धारा 80C के अंतर्गत जो डिडक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा, एक्चुअल में जमा की गई रकम या 1.5 लाख रुपए, दोनों में से जो कम। यदि आपने डिपॉजिट किया है 1 लाख, लेकिन लिमिट है 1.5 लाख, तो यहाँ आपको डिडक्शन मिलेगा केवल 1 लाख रुपए का, क्योंकि आपने इससे ज़्यादा खर्चा किया नहीं। लेकिन यदि आप खर्चा करते हैं यहाँ पर 2 लाख रुपए, तो आप बोलोगे सर मुझे 2 लाख का डिडक्शन दो, नहीं, इनकम टैक्स का रूल है, धारा 80C के अंतर्गत की गई बचत किसी भी हाल में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगी। राइट। अब क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C? 1 लाख, 1,20,000, 1,50,000, 1,80,000। बोलो आंसर किसको दोगे? सर 1,50,000। समझ में आई बात? लाइक 80CCC एक स्पेशल धारा है, खास करके ये उन लोगों के लिए जो सर्विस में है और जिनको पेंशन नहीं मिलती है, तो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा डाल सकते हैं। अब आप यहाँ पर कितना ही पैसा साल भर में डालो उसकी रोक टोक नहीं है, लेकिन आपको डिडक्शन केवल 50,000 का मिलेगा, और ये एडिशन सर्विस है 80C में 1.5 लाख के अलावा, ये सबको नहीं मिलता। जिसने नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है उसको ही मिलेगा मैक्सिमम 50,000, कम किया तो कम, लेकिन ज़्यादा किया तो ज़्यादा नहीं, 50,000 के ऊपर डिडक्शन नहीं। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि अंडर सेक्शन 80CCC व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन फॉर नेशनल पेंशन स्कीम? 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। आंसर आएगा 50,000 बिकॉज नॉट मोर। 80C के बाद में क्लॉज आता है 80D। आजकल कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो बिल्कुल फुल स्पीड के साथ में लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, और पूरा पैसा बर्बाद हो रहा है। राइट। गवर्नमेंट ने आपको सहूलियत दी है, आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस निकाल, ख्याल है ये LIC है, लाइफ इंश्योरेंस इज डिफरेंट दैन मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस बीमारी के लिए निकलता है और 1 साल के लिए ही वैध रहता है, बरोबर है। अब आपको लगता है कि भाई मैं बीमार हो गया, या मेरी बीवी बीमार हो गई, या बच्चा बीमार हो गया, या माता पिता बीमार हो गए और अस्पताल में भर्ती हो गए, तो पूरे के पूरे बर्बाद हो जाता है, बहुत पैसा लगता है। लेकिन यदि आप मेडिकल इंश्योरेंस निकाल लेते हैं तो आपका सारा हॉस्पिटल का खर्चा मेडिकल कंपनी देती है, लेकिन उसके लिए आपको मेडिकल इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा और उसका प्रीमियम देना होगा। ये जो प्रीमियम आप यहाँ पेड करोगे, ये प्रीमियम का डिडक्शन धारा 80D के अंतर्गत मिलता है। लेकिन ये कितना, इसका रिस्ट्रिक्शन, और रिस्ट्रिक्शंस के लिए यहाँ पर एज है। एज क्या है? अब ये जो बीमा निकलेगा ये 2 प्रकार का निकलता है, एक सेल्फ और एक पेरेंट्स। पेरेंट्स में मम्मी और पापा सिर्फ 2 जना,
बहुत कुछ नहीं, पूरी खानदान लेके नहीं, सास ससुरे लेके नहीं आना है। और सेल्फ में सेल्फ के अलावा वाइफ, और वाइफ यदि टैक्सेबल पर्सन है तो हस्बैंड और लड़का लड़की। ओके, लेकिन अब अच्छे से समझो, धारा 80D में जो करदाता है ये 60 साल से कम उम्र का है और उसके माता पिता भी 60 साल से कम उम्र के हैं। यानी हंसी मजाक की भाषा में लड़का भी जवान है और माँ बाप भी जवान है, यंग है। राइट, होता है, अर्ली मैरिज होते आई है पुराने समय के अंदर में, कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी 20 साल के अंदर में बच्चों को सर्विस लग रही है, वो टैक्स के दायरे में आ रहे हैं। हम हमारे नियम से समझेंगे, दोनों की उम्र यदि 60 साल से कम है तो प्रीमियम का मैक्सिमम डिडक्शन खुद के लिए 25, पेरेंट के लिए 25, मतलब 50,000 तक डिडक्शन मिल सकता है। यदि खुद की उम्र 60 से कम है और पेरेंट 60 साल से ऊपर है और सबका मेडिकल इंश्योरेंस निकला है, तो सेल्फ चूँकि 60 साल से कम है तो 25,000 रुपये डिडक्शंस मिलेगा, और चूँकि आप पेरेंट 60 साल के ऊपर है तो उनको 50,000 का डिडक्शंस मिल जाएगा। इस तरह से अब डिडक्शन मिलेगा 75,000। ख्याल है, पहले दोनों 60 से कम थे तो 50,000 का डिडक्शन, 25-25। यहाँ पर करदाता 60 से कम है, पेरेंट 60 के ऊपर है, 60 के ऊपर है 50, 60 से कम है 25, 75। तीसरी कंडीशन, करदाता भी 60 साल के ऊपर है और करदाता के पिताजी भी 60 साल के ऊपर है। मान के चलो कि भी 2 साल के बाद जैसा मैं रिटायर हो जाऊंगा और सब कुछ सही सलामत रहा तो 2 साल के बाद मैं भी 60 साल के ऊपर हो जाऊंगा, मेरे पिताजी की उम्र भी अबाउ 85 हो जाएगी और दोनों के दोनों लाइव है, दोनों का मेडिकल इंश्योरेंस है, तब मुझे भी 50,000 का डिडक्शन मिलेगा और मेरे पिताजी के लिए भी 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। तब मेरी डिडक्शन की रकम होगी 1 लाख रुपए। आई बात समझ में? तो अंडर सेक्शन 80D डिडक्शन कितना सर? 50,000 भी है, 75 भी है, 1 लाख भी है। लेकिन कब? अब क्वेश्चन आएगा, यदि करदाता और करदाता का पिताजी दोनों 60 साल से छोटे हैं तो अंडर सेक्शन 80D डिडक्शन कितना? ऑप्शन 50, 75, 1 लाख, 1.25 लाख। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 80D पूछा है, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस है नंबर 1, खुद का भी और पेरेंट का भी नंबर 2। खुद भी 60 से कम है, पेरेंट भी 60 से कम है, तो दोनों को 25-25 यानी कि 50। अब क्वेश्चन बदल गया, वो बोलेगा अंडर सेक्शन 80D इफ सेल्फ assessee is below 60 and his parent is above 60 what would be maximum limit? 75,000। अगेन क्वेश्चन चेंज, अंडर सेक्शन 80D taxable person is above the age of 60, his parent also above the age of 60, what would be deduction? 1। ओके, ये तीसरा डिडक्शन। अब हम आते हैं 80D। ये 80D बेटा डिडक्शन है उन टैक्सेबल पर्सनस के लिए जिनके ऊपर डिपेंडेंट, चाहे उनका लड़का हो या लड़की हो, वाइफ हो, पिताजी हो या मम्मी हो, या इसमें तो कोई भी रिश्तेदार भी हो सकता है, बशर्ते वो रिश्तेदार जिसकी इनकम है, आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, उस पर वो डिपेंडेंट होना चाहिए, नंबर 1। अब डिपेंडेंट के साथ साथ वो फिजिकली हैंडीकैप्ड होना चाहिए, फिजिकली या मेंटली। बात समझ में आ रही है? उसको गलत वर्ड में नहीं बोलने का, फिजिकली या मेंटली, फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप यानी अपंग, एक आध हाथ टूटा है या लूला है, या यानी वो व्यक्ति जो आपके ऊपर भी डिपेंडेंट है, वो आपका रिश्तेदार है नंबर 1, आपकी मदद की उसको ज़रूरत है नंबर 2, और वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है नंबर 3। और आप ये सब होने से काम नहीं चलेगा, आप उनकी देखरेख या इलाज के लिए कुछ तो भी पैसा खर्च कर रही है। देखो, एक्सपेंडिचर डन, एक्सपेंडिचर करना है, ये बात अलग है कि वो कंसिडर नहीं होगा। यानी इसमें ऐसा होता है, करदाता का पिताजी आंशिक रूप से अपंग है जो उस पर आश्रित है और उनकी देखरेख पर करदाता ने 20,000 रुपये का खर्चा किया। बात समझ रहे ना? मालूम है करदाता हूँ और मेरा कोई भी रिश्तेदार मेरे ऊपर में डिपेंड है,
और बेचारा वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तब उसकी देखरेख, उसके रिहेबिलिटेशंस, मान लो लकवा हो गया, अब जनरली मैं जी सर्विस कर रहा हूँ, मेरे घर के लोग भी सर्विस कर रहे हैं, तो लकवा वाला जो पर्सन है वो खुद अपनी मदद नहीं कर सकता, तो मैंने नर्स रखा है या कंप्यूटर रखा है, तो उसके ऊपर खर्चा करूँगा कि नहीं करूँगा? करूँ। खर्चा करना है, कितना खर्चा किया उसकी कोई वैल्यू नहीं। यदि वो जो डिपेंड अपंग आदमी है उसका अपंग 40 से 80% के बीच में है, मतलब थोड़ा बहुत चल फिर सकता है लेकिन पूरा काम नहीं कर सकता, वो हो गया आंशिक अपंग। 40% से 80% डिसेबल है, तब आपको 75,000 का डिडक्शन मिलेगा, चाहे आपने उसके ऊपर में खर्चा कितना किया हो, 75 लाख किया हो या 75 पैसा किया हो, खर्चा करना जरूरी है। इफ यू आप एक भी पैसा खर्चा नहीं कर रहे तो डायरेक्ट डिडक्शन से मांग रहे, यह अलाउड नहीं होगा। डिडक्शन सीधा है। यदि जो डिपेंडेंट पर्सन है वो बेचारा हलडूल ही नहीं सकता है, पूरी मदद की ज़रूरत है, तो आपको 1,25,000 तक का डिडक्शन अलाउड है, और यदि आंशिक अपंग है तो 75,000। मतलब समझ में आई? आप यहाँ 1.5 लाख का डिडक्शन कर सकते हैं, आप यहाँ मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन कर सकते हैं, 2 लाख हो गया। ये देखिए यहाँ 1 लाख का डिडक्शन कर सकते हैं, 3 लाख तो मैंने यही कर दिया 80D में। लेकिन ख्याल रखो, ये जिसको डिडक्शन मिल रहा है इसकी कमाई भी भरमसाठ होगी। जब वो 80D तक 3 लाख खर्चा कर चुका है, फिर यहाँ पर आया ये 1,25,000 तक का उसको डिडक्शन मिलेगा। अब हम आते हैं 80DD का। इसका मैं एक डिटेल नोट्स भी 1-2 दिन में व्हाट्सएप पर डाल रहा हूँ, वो आपने डिटेल पढ़ना, उसे पूरे चार्ट से लेकर एक एक चीज़ दी हुई है। लेकिन प्यारे छात्रों, भले आप हिंदी माध्यम के हो, थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ना सीखो, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इंग्लिश में ही आते हैं। इसीलिए मैंने मैक्सिमम टर्म इंग्लिश में कोड किया है। चूँकि मैं हिंदी मीडियम का वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए भरपूर मज़े के साथ मैं हिंदी मीडियम में बोल रहा हूँ। बट आपको ख्याल रखनी है कि हिंदी मीडियम इनकम टैक्स में आपको हमेशा के लिए सहायता करेगा नहीं। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आएगा, अभी बता दे रहा हूँ, हिंदी में आएगा नहीं। 80DD भी सेम 80DD के जैसा, फर्क इतना ही है, यहाँ पर हैंडीकैप डिपेंडेंट पर्सन था और यहाँ पर बीमार है। यहाँ पर खर्च कितना उसकी मर्यादा नहीं थी, यहाँ खर्च की मर्यादा है। यहाँ उम्र का तकाजा नहीं था, यहाँ उम्र का तकाजा है। क्या मैं मेरे ऊपर से बताऊँगा, मैं करदाता हूँ, मुझ पर आश्रित मेरी मम्मी या पापा या लड़का या लड़की में से कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तब उनकी बीमारी पर मुझे खर्चा करना पड़ेगा। अब कंडीशन क्या है? वो बीमार व्यक्ति मेरा नज़दीकी रिश्तेदार यानी लड़का लड़की माँ बाप चाहिए। नंबर 2, बीमारी कोई भी ऐसी चिल्लर मलेरिया वाला मामला नहीं है इसमें। वो थैलेसीमिया है जिसमें खून बार बार बदलना पड़ता है, भयंकर कैंसर हो गया, लकवे के ऊपर की बीमारी हो गई, पार्किंसंस हो गया, जिसके अंदर में आपका जो डिपेंडेंट पर्सन है वो भगवान न चाहे बेचारा पूरी तरह से दवाओं के ऊपर में आश्रित है। उन बीमारी पर खर्चा करते समय यहाँ पर रूल है कि आपने खर्चा कितना किया, और जो बीमार है उसकी उम्र कितनी है। यदि वो बीमार आदमी 60 साल से कम है तो आपका मैक्सिमम डिडक्शन 40,000 होगा, चाहे आपने खर्चा कितना भी किया हो। कितना मतलब उससे ज़्यादा। मान लो तुमने खर्चा किया 30,000, उम्र है बीमार आदमी की 60, तो 30,000 या 40,000 दोनों में से जो कम है, तो कम क्या है 30। आप यहाँ पर जिद पकड़ के मत बैठना कि सर मैक्सिमम डिडक्शन 40,000 का रहो भैया, कि तूने खर्चा कितना किया 30, तो डिडक्शन 30 तक मिलेगा। और सर मैंने मान लो 50 किया तो 50 किया तो 50 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिडक्शन 40 का मिलेगा। अब वारे बात से तो कुछ भी बात होती है, यही इनकम टैक्स, राइट। अब सर उम्र यदि 60 से ज़्यादा है तो मेरे बाबा जी तो 85 साल के, तो ठीक है बताओ ना 85 साल के, तो अब लिमिट बढ़ गई 1 लाख की।
1 लाख बढ़ के मतलब सर मैंने यदि मेरे पिताजी के बीमारी पर 50,000 का खर्चा किया तो मुझे डिडक्शन 1 लाख का मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, डिडक्शन 50 का ही मिलेगा। सर लिमिट तो 1 लाख की है। हाँ भली लिमिट 1 लाख की, लेकिन आपका खर्चा तो कम हुआ। वो यहाँ नहीं है, ये देखिए 80D में नहीं, वो 80D में था कि आपने अपने बाबा जी के ऊपर खर्चा 50 पैसे खर्च किया फिर भी डिडक्शन 1.25 लाख का मिला। यहाँ पर आप 50 नहीं, ये 99,000 भी करोगे तो भी डिडक्शन 1 लाख का नहीं मिलेगा, 99 ही मिलेगा। हाँ सर मैंने खर्चा 1,50,000 कर दिया, बहुत अच्छी बात हो गई, आपको पिताजी से ज़्यादा प्रेम था या पिताजी बेचारे बीमार हो गए, लेकिन अब 1.5 लाख आपको डिडक्शन मिलेगा नहीं, डिडक्शन मिलेगा 1। तो ये चीज़ आपको समझनी। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ सकता है, अंडर सेक्शन 80DD इफ डिपेंडेंट इज बिलो द एज ऑफ 60 ईयर व्हाट इज मैक्सिमम लिमिट? ओ बीमार है नंबर 1, डिपेंडेंट नंबर 2, 60 से छोटा है नंबर 3, 40,000। ऑप्शन लिखे रहेंगे 40,000, 75,000, 1 लाख, 120। आपको 40 पे टिक करना है। और वही क्वेश्चन चेंज हो गया, इफ द डिपेंडेंट पर्सन हु आर सीवियरली इलनेस is above the age of 60, then the maximum limit would be 1 lakh. So these are the deduction under section 80C to 80U complete नहीं हुआ है। इसके बाद के 80 sections के जो शेड्यूल है और है नेक्स्ट, वो मैं इसके बाद के लेक्चर में लूँगा। अर्थात रखो 80C to 80DD कंप्लीट, 80E से चालू करके 80U खत्म करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।